हेलो बच्चों, आज की कक्षा में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आपको संचयन भाग 1 का पाठ 2 जिसका जिसका शीर्षक है स्मृति, इस पाठ की पुनरावृत्ति करवाने जा रही हूँ। तो सबसे पहले इसका सारांश संक्षेप में बता देती हूँ। इसमें लेखक ने अपनी बाल्यावस्था की एक घटना का बड़ा ही सजीव वर्णन किया है। इस कहानी का घटनाक्रम इतनी रोमांचक शैली में लिखा गया है कि प्रत्येक पाठक का कौतूहल आदि से अंत तक बना रहता है। बच्चों की सहज जिज्ञासा एवं क्रीड़ा कैसे कभी कभी उन्हें मुश्किल में डाल देती है, इसका बड़ा ही सजीव चित्रण इसमें किया गया है। इसमें उन्हें कठिन परिस्थिति, अपनी जिज्ञासा और कौतूहल के नटखटपन के परिणाम स्वरूप कभी कभी वे जोखिमपूर्ण निर्णय ले लेते हैं और उनका निर्णायक मोड़ बड़ा ही कठिन परिस्थिति में लाकर उन्हें खड़ा कर देता है। इसका बहुत ही सजीव वर्णन इसमें किया गया है। श्री राम शर्मा जी प्रारंभ में अध्यापन कार्य करने के बाद अपने लंबे समय तक स्वतंत्र रूप से लेखन का कार्य करते रहे और इन्होंने विशाल भारत के संपादक के रूप में विशेष रूप से ख्याति प्राप्त की है और दिलचस्प कथाओं और घटनाओं के आधार पर कहानी लेखन की इनकी जो कला है वह बड़ी ही सुंदर है। अब हम पाठ का पठन पाठन करेंगे और उसके अंतर्गत आपको उसके आशय, भाव एवं कठिन शब्दों के अर्थ को बताएंगे। अब सबसे पहले पाठन प्रारंभ करते हैं। सन 1908 ईस्वी की बात है। दिसंबर का आखिर या जनवरी का प्रारंभ होगा। चिल्ला जाड़ा पड़ रहा था। 2-4 दिन पूर्व कुछ बूंदाबांदी हो गई थी, इसलिए शीत की भयंकरता और भी बढ़ गई थी। सायंकाल के 3:30 या 4 बजे होंगे। कई साथियों के साथ मैं झरबेरी के बेर तोड़ तोड़ कर खा रहा था कि गांव के पास से एक आदमी ने जोर से पुकारा कि तुम्हारे भाई तुम्हें बुला रहे हैं, शीघ्र ही घर लौट जाओ। मैं घर को चलने लगा। साथ में छोटा भाई भी था। भाई साहब की मार का डर था, इसलिए सहमा हुआ चला जा रहा था। समझ में नहीं आता था कि कौन सा कसूर बन पड़ा है। यहाँ लेखक अपने बचपन की घटना पर आधारित ये पाठ उन्होंने लिखा है और उसी के बारे में बता रहे हैं। कह रहे हैं कि सन 1908 की बात है। दिसंबर का आखिर या जनवरी का प्रारंभ रहा होगा। चिल्ला जाड़ा पड़ रहा था। चिल्ला जाड़ा यानी कि बहुत कड़ाके की सर्दी पड़ी हुई थी। 2-4 दिन पूर्व कुछ बूंदाबांदी हो गई थी और उस समय उस ठंड के मौसम में 2-4 दिन पहले थोड़ी सी बारिश हो गई थी, बूंदाबांदी हो गई थी, इसलिए शीत की भयंकरता और बढ़ गई थी। मतलब ठंड तो पड़ी रही थी, दूसरी बात जो है उसमें बूंदाबांदी हो जाने के कारण शीत जो है ठंड और कड़ाके की हो गई थी। उस कड़ाके की ठंड की भयंकरता और बढ़ गई थी और सायंकाल का समय था। लगभग 3:30 या 4 बजे होंगे। कई साथियों के साथ वे झरबेरी के बेर तोड़ तोड़ कर खा रहे थे। अब अचानक से गांव के पास से एक आदमी ने जोर से उन्हें आवाज़ लगाई और कहा कि तुम्हारे भाई साहब बुला रहे हैं, तुम शीघ्र ही घर लौट जाओ। मैं घर को चलने लगा। लेखक कहते हैं कि वे घर की ओर जाने लगे। साथ में उनके छोटा भाई भी था। भाई साहब की मार का डर था। अब उनके मन में ये डर सता रहा था
कि मैंने कोई गलत कार्य कर दिया है क्या, कोई कसूर यानी कि दोष, मैंने कोई दोष कर दिया है क्या जिसके कारण भाई साहब मुझे बुला रहे हैं। और साथ ही उनके मन में मार का भय सता रहा था। उनको अपने भाई साहब से मार खाने का डर मन में लग रहा था। डरते डरते घर में घुसा। आशंका थी कि बेर खाने के अपराध में ही पेशी न हो जाए। यहाँ लेखक ये कह रहे हैं कि वे डरते हुए घर में घुसते हैं। उनके मन में एक आशंका बन गई थी, उनके मन में एक आशंका घर कर गई थी कि कहीं ऐसा नहीं कि वे झरबेरी के बेर तोड़कर खा रहे थे, उसी के कारण जो है उन्हें डांट पड़ने वाली है और उनको बुलाया गया है। पेशी यानी बुलावा, उनका बुलावा क्या इसी कारण तो नहीं हुआ कि वे झरबेरी के बेर तोड़कर खा रहे थे। डरते डरते घर में घुसा और इस प्रकार डरते हुए वे घर में घुसते हैं। हमें देखकर भाई साहब ने कहा, इन पत्रों को ले जाकर मक्खनपुर डाकखाने में डाल आओ। तेजी से जाना जिससे शाम की डाक से चिट्ठियां निकल जाएं, ये बड़ी ज़रूरी है। वे डरते डरते घर में घुसे ही थे कि उन्हें भाई साहब ने कहा कि इन पत्रों को ले जाकर मक्खनपुर डाकखाने में डाल आओ, क्योंकि ये चिट्ठियाँ जो है बड़ी ज़रूरी चिट्ठियाँ हैं और इनका पहुंचना आवश्यक है। और तुम तेज़ी से जाना जिससे कि ये शाम की डाक से निकल जाए। ये चिट्ठी जो है बहुत ज़रूरी है। जाड़े के दिन थे ही, तिस पर हवा के प्रकोप से कपकपी लग रही थी। हवा मज्जा तक ठिठुरा रही थी, इसलिए हमने कानों को धोती से बांधा। माँ ने भुजाने के लिए थोड़े चने एक धोती में बांध दिए। हम दोनों भाई अपना अपना डंडा लेकर घर से निकल पड़े। उस समय उस बबूल के डंडे से जितना मोह था उतना इस उम्र में राइफल से नहीं है। लेखक बता रहे हैं कि जाड़े के दिन थे, ठंड का दिन तो था ही, और उस पर हवा भी तेज चल रही थी और उसके प्रकोप के कारण हवा की तेजी के कारण ठंडी और बढ़ गई थी और कपकपी लग रही थी। हवा मज्जा तक ठिठुरा रही थी। मज्जा कहते हैं हड्डी के अंदर तक का जो हिस्सा होता है उसको जो है मज्जा कहते हैं। हड्डी के भीतर का जो मुलायम पदार्थ होता है उसे बोलते हैं मज्जा। तो कह रहे हैं कि हवा जो है इतनी तेज़ थी कि जैसे लग रहा था कि हड्डी के अंदर तक वो घुस गई है और शरीर को में कपकपी पैदा कर रही है। अब उन्होंने अपने कानों को धोती से बांधा ठंड से बचने के लिए और दोनों भाई अपना अपना डंडा लेकर घर से चल पड़े। उस समय उस बबूल के डंडे से जितना मोह था उतना इस उम्र में राइफल से नहीं। लेखक कह रहे हैं कि उस समय डंडे से उन लोगों को इतना मोह था, इतना प्रेम था कि इस समय इस उम्र में राइफल से उतना प्रेम नहीं है। मेरा डंडा अपने सांपों के लिए नारायण वाहन हो चुका है। नारायण वाहन बोलते हैं गरुड़ को, जो कि सांपों का शत्रु होता है। तो कह रहे हैं कि मेरा डंडा अनेक सांपों के लिए नारायण वाहन हो चुका है, यानी कि उन्होंने उस डंडे से कई सांपों को इसके पहले मारा था। मक्खनपुर के स्कूल और गांव के बीच पड़ने वाले आम के पेड़ों से प्रतिवर्ष उसमें आम झूरे जाते थे। इस प्रकार वह मूक डंडा सजीव सा प्रतीत होता था। प्रसन्न बदन हम दोनों मक्खनपुर की ओर तेजी से बढ़ने लगे। चिट्ठियों को मैंने टोपी में रख लिया क्योंकि कुर्ते में जेबें नहीं थी। लेखक बता रहे हैं कि मक्खनपुर के स्कूल और गांव के बीच पड़ने वाले जो आम के वृक्ष थे, आम के पेड़ थे, उसमें से उस डंडे से आम झूरे जाते थे। आम तोड़ने को कह रहे हैं, झूरे जाते थे। कई आम उस आम के मौसम में उस डंडे से वे लोग आम तोड़ते थे।
इस कारण वह मूक डंडा सजीव सा प्रतीत होता था। और इस कारण जो है उनका जो मूक डंडा, मूक मने न बोलने वाला, मूक जो बात न करे उसको कहते हैं कि मूक। ठीक है, तो मूक डंडा यानी कि न बोलने वाला। मूक का अर्थ है न बोलने वाला। तो उस समय जो ये डंडे से जो ये आम की कैरियाँ तोड़ते थे, उस कारण जो है उनका डंडा उस समय ऐसा लगता था कि वो मूक डंडा नहीं बल्कि वह सजीव डंडा है। और इस प्रकार प्रसन्न बदन हम दोनों मक्खनपुर की ओर तेजी से बढ़ने लगे। वे दोनों भाई हाथों में डंडे लिए, प्रसन्न वदन मने खुश, वदन मने चेहरा, मुख, प्रसन्न मुख होकर के वे आगे मक्खन की ओर तेजी से बढ़ने लगे। चिट्ठियों को इन्होंने टोपी में रख लिया था क्योंकि इनके कुर्ते में जेब नहीं थी, इसी कारण टोपी के अंदर उन्होंने अपनी चिट्ठियों को रख लिया था। हम दोनों उछलते कूदते एक ही सांस में गांव के 4 फरलांग दूर उस कुएं के पास आ पहुँचे जिसमें एक अति भयंकर काला सांप पड़ा हुआ था। लेखक बताते हैं कि दोनों भाई उछलते कूदते हुए आगे बढ़े और वे बड़ी जल्दी वहाँ तक पहुँच गए जहाँ पर, जो कि गांव से 4 फरलांग की दूरी पर था। थोड़ी ही दूर पर था, थोड़ी दूर एक कुआं था जो कि एक सूखा कुआं था और उसमें एक काला भयंकर काला सांप पड़ा हुआ था। कुआं कच्चा था और 24 हाथ गहरा था। कुआं कच्चा था, कुएं की दीवार जो है कच्ची थी और कुआं जो है अधिक गहरा नहीं था, बहुत ही कम गहराई वाला था। 24 हाथ गहरा था। लेखक बता रहे हैं कि कुआं जो है मात्र 24 हाथ ही गहरा था। उसमें पानी न था। उसमें न जाने सांप कैसे गिर गया था। कारण कुछ भी हो, हमारा उसके कुएं में होने का ज्ञान केवल 2 महीने का था। लेखक बता रहे हैं कि उस कुएं में सांप पता नहीं किस कारण से गिरा था, उसके पीछे क्या कारण था वे नहीं जानते हैं, परंतु इतना जानते हैं कि उनका जो ये सांप की जानकारी हुए मात्र 2 महीने हुए थे। यानी 2 महीने पूर्व ही उन्हें इस बात की जानकारी हुई थी कि उस कुएं में एक जहरीला सांप रहता है। हाँ, बच्चे नटखट होते ही हैं। मक्खनपुर पढ़ने जाने वाली हमारी टोली पूरी बानर टोली थी। एक दिन हम लोग स्कूल से लौट रहे थे कि हमको कुएं के में उझकने की सूझी। लेखक के आगे कहते हैं कि वे जो है बच्चे जो है स्वभावतः बड़े ही नटखट होते हैं। स्वभावतः बच्चे नटखट हुआ करते हैं और यानी चंचल हुआ करते हैं, शैतानियाँ करते रहते हैं। एक मक्खनपुर से जब मक्खनपुर पढ़ने वाले जो ये बच्चे थे, इनकी जो टोली यानी इनका समूह था, वह पूरी तरह से बानरों के समूह की तरह नटखट था, यानी चंचल था, शैतानी करता था। तो ये बच्चे जो है, एक दिन क्या हुआ कि हम लोग स्कूल से लौट रहे थे, कह रहे हैं कि ये पूरी जो टोली है बच्चों का समूह है, एक दिन स्कूल से लौट रहा था कि अचानक इनके मन में कुएं में उझकने की सूझी। उझकना यानी झांकना। उझकना का अर्थ है झांकना। उझकना यानी कि झांकना। कह रहे हैं कि अचानक मेरे मन में उझकने की सूझी, यानी कि हमको झांकने का, हम सभी ने झांकने की हमारे मन में इच्छा हुई और हम लोग झांकने गए। सबसे पहले उझकने वाला मैं ही था और सबसे पहले कुएं में झांकने वालों में लेखक ही थे।
कुएं में झांक कर एक ढेला फेंका कि उसकी आवाज़ कैसी होती है। इनको ऐसा लगा कि कुएं में झांक करके देखें और उसके बाद ढेला फेंक करके देखें कि उसमें ढेले के गिरने की आवाज़ कैसी होती है। तब तक इन्हें मालूम नहीं था कि उसके अंदर एक सांप है। अब उसने उन्हें उनके मन में जो इच्छा हुई कि उसमें ढेला डालने से कैसी आवाज़ होती है, उसके सुनने के बाद उनकी बोली की प्रतिध्वनि सुनने की इच्छा हुई। उसके बाद लेखक को लगा कि उसमें झांका जाए और उसमें बोला जाए तो उसकी जो प्रतिध्वनि है वो कैसी होती है, इसको सुना जाए। इस इच्छा के चलते उन्होंने जैसे ही उनका ढेला गिरा, उन्होंने ढेला डाला और जैसे ही ढेला गिरा त्यों ही एक फुसकार सुनाई दी। लेखक कहते हैं कि उन्हें अपनी प्रतिध्वनि सुनने की इच्छा थी कि कैसी आवाज़ आती है, तो जैसे ही उन्होंने ढेला डाला, ढेला डालते ही उसके अंदर से एक फुसकार की आवाज़ आई और कुएं के किनारे खड़े हम सब बालक पहले तो उस फुसकार से ऐसे चकित हो गए जैसे किलोले करता हुआ मृग समूह अति समीप के कुत्ते की भौंक से चकित हो जाता है। लेखक ये बता रहे हैं कि जैसे ही उस फुसकार को इन बच्चों ने सुनी, वे सभी आश्चर्यचकित हो गए। उन्हें कभी आशा भी नहीं थी कि ढेला डालने से ऐसी आवाज़ आएगी। तो उसका उदाहरण देते हुए बता रहे हैं कि जैसे मृग समूह यदि कुत्ते की भौंक सुने तो वो जैसे चकित हो जाता है, यानी कि उसने तो कभी सुनी नहीं है कुत्ते की भौंकने की आवाज़, अचानक सुन के वह जैसे चकित हो जाता है। उसी तरह लेखक के जो बाल सखा लोग थे, जो स्कूल से पढ़ के आ रहे थे, वे सभी उस पुरस्कार को सुन के बड़े ही आश्चर्यचकित हो गए। उसके उपरांत सभी ने उछल कूद एक एक ढेला फेंका और कुएं में आने वाली क्रोधपूर्ण फुसकार पर कहे लगाए। कह रहे हैं कि जैसे ही उस सांप ने फुसकार मारा, वैसे ही इन लोगों की जिज्ञासा और बढ़ती गई और ये बार बार उसमें ईंट के टुकड़े फेंकते गए, ढेले फेंकते गए और जैसे ही सांप फुसकार मारता था वैसे ही ये कहे लगाकर हंसते थे। कहे लगाना मतलब ठहाका लगा के जो हंसते हैं उसको कहते हैं। कि जैसे ही उससे आवाज़ आती थी सांप के फुसकार की, ये बच्चे जो है कहे लगाकर हंसना शुरू कर देते थे। गांव से मक्खनपुर जाते और मक्खनपुर से लौटते समय प्रायः प्रतिदिन ही कुएं में ढेले डाले जाते थे। लेखक बता रहे हैं कि इन लोग की अब आदत हो गई रोज़ स्कूल जाना और विद्यालय जाना और विद्यालय से लौटते समय सांप को ढेले से मारना और उसकी फुसकार सुनना इनकी एक रोज़ की आदत बन गई। गांव से मक्खनपुर जाते और मक्खनपुर से लौटते समय प्रायः प्रतिदिन ही कुएं में ढेले डाले जाते। इनकी आदत हो गई थी इन बच्चों की कि विद्यालय जाते समय एक बार और विद्यालय से लौटते समय वे जो है कुएं में ईंटा फेंकते थे, ढेले फेंकते थे। मैं तो आगे भागकर आ जाता था और टोपी को एक हाथ से पकड़कर दूसरे हाथ से ढेला फेंकता था। और इनकी आदत पड़ गई थी, ये क्या करते थे कि अपनी टोपी, ये आगे भागकर आ जाते थे बच्चों में सबसे पहले और एक हाथ से टोपी पकड़ते थे और दूसरे हाथ से वे ढेले को अंदर फेंकते थे। ये रोजाना की आदत पड़ गई थी। ये लेखक बता रहे हैं कि उन लोगों की आदत सी हो गई थी, रोज़ यही कार्य वे नियम से करते थे। सांप से फुसकार करवा लेना मैं उस समय बड़ा काम समझता था। इसलिए जैसे ही हम दोनों उस कुएं की ओर से निकले, कुएं में ढेला फेंककर फुसकार सुनने की प्रवृत्ति जागृत हो गई।
अब ये बता रहे हैं कि ये इनकी जो रोज़ की आदत हो गई थी, क्योंकि ये रोज़ ढेला फेंकते थे और सांप की फुसकार सुनते थे। तो ऐसा प्रतीत होता है कि उनकी जो है ये आदत सी हो जाने के कारण आज भी वे जब चिट्ठी डालने जा रहे थे मक्खनपुर के डाकखाने में, वे उसी कुएं के पास आए और जैसे ही कुएं के पास आए, उनके मन में एक प्रवृत्ति अंदर से जागृत हुई। प्रवृत्ति माने एक आदत होती है कि उनकी जो आदत बन गई थी, वो अंदर से मानो उनको जबरन उस कुएं में ढेला डालने की ओर प्रेरित करती है। मैं कुएं की ओर बढ़ा, छोटा भाई मेरे पीछे ऐसे ही हो लिया जैसे कोई मृग शावक, कोई छोटा जो है बच्चा कोई मृग शावक के पीछे छोटा मृग शावक हो लेता है। ये जैसे ही उस कुएं के पास आगे की ओर बढ़ते हैं, वैसे इनका छोटा भाई भी इनके पीछे पीछे चल लेता है। और उसका उदाहरण देते हैं लेखक कह रहे हैं कि जैसे कोई हिरन आगे आगे जाता है और उसका छोटा सा बच्चा उसके पीछे पीछे, मृग माने हिरन, शावक माने बच्चा, हिरन का बच्चा बड़े मृग शावक के पीछे छोटा मृग शावक जैसे चलना शुरू कर देता है, उसका अनुसरण करता है। ठीक उसी प्रकार इनका छोटा भाई भी उसके साथ उनके पीछे हो लिया। कुएं के किनारे से एक ढेला उठाया और उछलकर एक हाथ में से टोपी उतारते हुए सांप पर ढेला गिरा दिया। अब वे आपको याद होगा कि उन्होंने जो है उनके कुर्ते में जेब नहीं थी, इसीलिए टोपी के अंदर टोपी के नीचे उन्होंने चिट्ठियाँ रखी थी। लेकिन जब ईंटा फेंकने गए तो उन्हें ये बात वे भूल गए थे और वो टोपी उतारते हैं एक हाथ से और कह रहे हैं कि वहाँ एक हाथ से टोपी उतार करके और ढेला फेंकने के लिए वे तैयार हो जाते हैं। कुएं के किनारे एक ढेला उठाते हैं और उछलकर हाथ से टोपी को उतारते हुए सांप पर ढेला गिरा देते हैं। पर मुझ पर तो बिजली सी गिर पड़ी और जैसे ही वह ईंटा उन्होंने फेंका, उसके तुरंत ही उन्हें याद आ गया कि वे चिट्ठियां लेकर टोपी के अंदर रखे हुए थे और ये सोचकर जैसे मानो उनके ऊपर बिजली सी गिर पड़ी। बिजली से गिर पड़ना मतलब अचानक कोई मुसीबत आ जाना और आश्चर्यचकित हो जाना। ठीक उसी तरह जैसे उनको ऐसा प्रतीत हुआ कि मानो वे जो है उन्होंने कोई बहुत बड़ी गलती कर दी है और अचानक से याद आ गया उनको कि हमारी चिट्ठी तो टोपी के नीचे थी और टोपी को उतारते वक्त उन्हें ये बात नहीं याद आई और उन्होंने जैसे ही ढेले को फेंका, वैसे ही उन्हें जैसे लगा कि उन्होंने बहुत बड़ी गलती कर दी है। वे एकदम आश्चर्यचकित हो गए। सांप ने फुसकार मारी या नहीं, ढेला उसे लगा या नहीं, यह बात अब तक स्मरण नहीं है। लेखक कह रहे हैं कि जैसे ही उन्होंने ढेला तो मारा, लेकिन टोपी के नीचे जो चिट्ठियाँ थी वे तो गिर गई। अब वो उसी डर के मारे उन्हें न टोपी के न तो ढेले के गिरने और न तो सांप के फुसकार मारने, किसी की आवाज़, उनकी बात मतलब ढेले की आवाज़ या सांप के फुसकार की आवाज़ उन्हें आज तक उनको याद नहीं है। अब तक उन्हें याद नहीं है कि उसकी आवाज़ आई या नहीं। अकस्मात जैसे घास चरते हुए हिरन की आत्मा गोली से हत होने पर निकल जाती है और वह तड़पता रहता है, उसी भांति वे चिट्ठियाँ क्या टोपी से निकल गईं, मेरी तो जान निकल गई। लेखक यहाँ एक उदाहरण देते हैं कि जैसे गोली लगने से कोई हिरन की जान अचानक निकल जाती है, प्राण निकल जाते हैं
और वो तड़प कर मर जाता है। ठीक उसी प्रकार से उनके हाथ से जब चिट्ठियाँ गिर गईं और तीनों चिट्ठियाँ चक्कर लगाते हुए कुएं में जा गिरने लगी, तो अकस्मात माने अचानक उन्हें ऐसा प्रतीत हुआ जैसे कोई हिरन जो है घास चरता हुआ गोली लगने के कारण उसके प्राण निकल जाते हैं और तड़प कर वो मर जाता है। ठीक उसी प्रकार इनकी भी जान निकल गई, क्योंकि वो चिट्ठियाँ बहुत ज़रूरी थी और इन्हें चिट्ठी मक्खनपुर डाकखाने में डालना था, ऐसा भाई का आदेश था, बड़े भाई साहब का, उनके बड़े भाई साहब का आदेश था। और इसी कारण वे डर के मारे मानो उनकी जान ही निकल गई। ठीक उसी प्रकार जैसे घास चरते हुए कोई हिरन को गोली लग जाए और उसकी जान निकल जाती है, वह तड़पता हुआ तड़प कर मर जाता है, ठीक उसी प्रकार इनकी भी चिट्ठियों को गिरते हुए देखकर उनकी भी जान निकल गई। उनके गिरते ही मैंने उनको पकड़ने के लिए एक झपट्टा भी मारा, ठीक वैसे जैसे घायल शेर शिकारी को पेड़ पर चढ़ते देखकर हमला करता है। लेखक कह रहे हैं जब चिट्ठियाँ गिरने लगी तो इन्होंने चिट्ठियों को पकड़ने के लिए एक झपट्टा मारने की कोशिश की, और उस झपट्टा मारते वक्त ठीक वैसा ही लगा जैसे कि कोई शेर जो है अपने शिकार जो है उसके हाथ से निकलकर पेड़ पे चढ़ने लगे। तो उस पर जब शेर झपट्टा मारता है, ठीक उसी प्रकार इन्होंने गिरती हुई चिट्ठियों को पकड़ने के लिए झपट्टा मारा, लेकिन पर वे तो पहुंच से बाहर हो चुकी थी। उनको पकड़ने की घबराहट में मैं स्वयं झटके के कारण कुएं में गिर गया होता। लेखक कह रहे हैं कि अब उनकी पहुंच से बाहर वो चिट्ठियां हो गई थी। वो चिट्ठियां जो है नीचे जाने लगी, गिरने लगी। अब उनके पहुंच से बाहर हो जाने के कारण उनके झपट्टा मारने से भी कोई फ़ायदा नहीं हुआ, वे चिट्ठियों को पकड़ नहीं पाए। और उस समय जो है ऐसा प्रतीत हो रहा था कि जैसे कोई घबराहट के कारण वे ही न कुएं में गिर जाए, मतलब झपट्टा मारने की कोशिश में कहीं वे ही न कुएं में गिर जाए, इस तरह का झटका उन्हें लगा। तो इस प्रकार जो है बचपन की जो वो है आदत है, बचपन में जो बच्चे कौतूहलवश कभी कभी क्रीड़ा करते हैं, खेलते हैं, और वह उसे किस प्रकार मुसीबत में डाल देता है, इसका वर्णन लेखक ने यहाँ पे किया है कि आदतन उन्होंने ऐसा किया। मक्खनपुर माने विद्यालय जाते और आते समय उनकी जो रोज़ की आदत थी कुएं में झांकना और कुएं में ढेला फेंकना और सांप की फुसकार सुनना, उसी आदत के कारण उन्होंने ऐसा किया। और वे चिट्ठी फेंकते वक्त भी उन्हें इस मन के कौतूहल ने उस ओर प्रेरित किया, इस कार्य को करने के लिए प्रेरित किया, और वे अनजाने में ही वहाँ पहुँच गए। ढेला उठा करके उन्होंने कुएं में फेंका, और उस वक्त जब वे ढेला फेंक रहे थे उस समय उन्होंने जब टोपी उतारी तो उन्हें इस बात का ख्याल तक नहीं था कि टोपी के नीचे उनकी चिट्ठियां हैं, और इस प्रकार चिट्ठियां कुएं में गिर जाती हैं। और गिरते जब उन्होंने चिट्ठियों को देखा तो उनकी जो है जान निकल जाती, क्योंकि वे चिट्ठियां जो है बहुत ज़रूरी चिट्ठियां थी, और भाई ने ताकीद की थी कि उन चिट्ठियों को शाम की डाक से निकल जाना चाहिए, क्योंकि वे चिट्ठियां बहुत ज़रूरी चिट्ठियां हैं। और ये सोचकर उनके प्राण निकल गए, और उनको याद आ गया कि भाई साहब तो बहुत गुस्सैल है और उनको बदले में उनकी बहुत पिटाई होगी। और ये सोच करके वे क्या करें, किन कर्तव्य विमूढ़ से हो गए, यानी कि उन्हें क्या करना है क्या नहीं करना है इस बात की उनको
पता नहीं, मैंने इस बात का वो निर्णय नहीं कर पा रहे थे कि किस तरह से वे उस चिट्ठियों को पकड़ सके और किस तरह से वो चिट्ठियों को डाकखाने में डाल सके। और असहाय की भांति वो चिट्ठियों को नीचे गिरते हुए देखते हैं और उन्हें पकड़ने में असमर्थ हो जाते हैं, और इस प्रकार उन्हें इस कठिन परिस्थितियों का सामना करना पड़ता है। अपनी बचपन की जो अपनी आदत है, उस आदत के कारण, प्रवृत्ति के कारण उन्हें जोखिम में अपने प्राण डालने होते हैं। अब हम आगे का अंश अगली कक्षा में पढ़ेंगे। धन्यवाद।